हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल है। इस क्लास में हम आपके लिए एक ऐसा माइंड ब्लोइंग तरीका निकाल के लाए हैं जिसको सीखने के बाद आपका नेशनल इनकम का एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता कभी भी। अगर आप सीखना चाहते हैं ऐसे ही ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स और टेक्निक्स जिनकी हेल्प से ना केवल आपकी लाइफ आसान हो जाए बल्कि एग्जाम्स में भी आप सुपर चैंपियन बन जाओ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप इस टॉपिक में हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे और अब क्वेश्चंस गलत होने वाला टाइम आपका खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो चार कंपोनेंट्स आते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, देखो। जी, डी, पी, एट, एम पी। फुल फॉर्म आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, करेक्ट। जी के प्लेस पर एक और फिगर आ सकती है, उसका नाम है एन, दैट इज नेट। डी के प्लेस पर एक और फिगर आ सकती है, उसको भी हम एन से शो करते हैं, फुल फॉर्म है उसकी नेशनल। और पी के प्लेस पर हमेशा पी ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। एमपी के प्लेस पर एक और फिगर आ सकती है, उसको हम बोलते हैं एफ सी, दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे देखो, जीडीपी एमपी एक वेरिएबल पॉसिबल है, जीडीपी एफसी ये दूसरा वेरिएबल पॉसिबल है, एन एन पी एम पी पहला वेरिएबल पॉसिबल है, एन एन पी एफ सी दूसरा वेरिएबल पॉसिबल है। इसी तरह से टोटल मिलाकर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस चैप्टर में। इन 8 में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग क्या निकालना है, किसको निकालना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। बड़ा झमेला होता है बच्चों के जान को। इसको सोल्व करने के लिए हमने वीडियो बनाई है और इस क्लास को कंप्लीट करते करते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को बिना एरर के सोल्व कर पाएंगे, ऐसा हमारा प्रॉमिस है। शुरू करते हैं। देखिए, इनका हम डिटेल बताते हैं आपको। पहला जो कंपोनेंट है जीडीपी एमपी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है इस चैप्टर में, उसको हमने वर्टिकली लिख दिया, जी डी पी एम पी। ठीक है, जी का मतलब लिख दिया हमने। ये मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूं जिनको ये चैप्टर में बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो भी सीख सकते हैं इस तरह से। ग्रॉस, जी फोर ग्रॉस हो गया। और जो जी के प्लेस पे दूसरा पॉसिबल है वो क्या है, वो है नेट। इस तरह से, ठीक है। या तो ग्रॉस आएगा पहले कंपोनेंट में या फिर नेट आएगा। ये क्या है हमारा, देखो ध्यान से, ये हमारा पहला कंपोनेंट है, चार में से पहला। दूसरा कंपोनेंट डी क्या होता है, डी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक। इसके प्लेस पे एक और कंपोनेंट पॉसिबल है, उसका नाम है एन, और उसको हम पूरा जो उसका नाम है वो है नेशनल। ठीक है जी। थर्ड जो कंपोनेंट है पी, इसका है प्रोडक्ट। इसमें कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या है, नो चेंज। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही रहेगा। चलो, एक तो फायदा हुआ, चार में से एक कंपोनेंट यानी कि थर्ड कंपोनेंट हमारा फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। किसी भी आठों के आठों वेरिएबल में हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा। यहाँ पर एक खास बात आपके जानने के लिए, वो क्या है, इस प्रोडक्ट को हम लोग इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट बोलिए, आप इनकम बोलिए, आप नेशनल प्रोडक्ट बोलिए या नेशनल इनकम बोलिए, एक ही बात है। ये क्यों एक बात है, क्योंकि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में रियल फ्लो और मनी फ्लो का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जहां पर जिस कंसेप्ट के हिसाब से प्रोडक्ट और इनकम एक ही बात होती है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए। फोर्थ वाला जो कंपोनेंट है वो है हमारा मार्केट प्राइस, है ना। लिख देते हैं एमपी। क्या है, एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। इसके ऑल्टरनेट में इसकी प्लेस पे एक और आ सकता है, उसका है एफसी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, फैक्टर कॉस्ट। दिस इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि हमको ग्रॉस से अगर नेट निकालना है ना, हमको ग्रॉस दिया हुआ है, वी आर गिवन ग्रॉस, अब हमको नेट निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है, तो इसमें क्या हम माइनस या प्लस करें। पहली बात, ग्रॉस बड़ी फिगर होती है, नेट छोटी फिगर होती है, इसलिए ग्रॉस में से हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज़ करनी पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड है हर बार के लिए, यही आएगा हमेशा, क्या, डेप्रीसिएशन। करेक्ट। डेप्रिसिएशन को हम लोग ग्रॉस में से लेस करते हैं तो हमारा नेट निकल आता है। इतना आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो आज आप समझ लीजिए, आज सीख लीजिए इस बात को। डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है, क्या, मैं लिख देता हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, या तो डेप्रिसिएशन लिखा हो या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो एक ही बात माने आप ऐसा। डोमेस्टिक दिया हुआ है आपको, सेकंड कंपोनेंट पे आपको डोमेस्टिक पता है और आपको नेशनल निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप प्लस करेंगे, किसको, एन एफ आई ए को। नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं रिपीट कर रहा हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में लिख देता हूं उसको भी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग प्लस कर देंगे डोमेस्टिक में क्या निकालने के लिए,
नेशनल निकालने के लिए। ठीक है, ये सेकंड आपको ट्रांजेक्शन मैंने बताई। थर्ड में कोई चेंज है ही नहीं, कुछ नहीं करना है इसका, वेरी गुड। और मार्केट प्राइस अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर और हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मैं लिख देता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको हम शॉर्ट में इस चैप्टर के अंदर NIT भी बोलते हैं, इसको हम लेस कर देंगे किसमें से, मार्केट प्राइस में से। तो क्या निकल आएगा हमारा, फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। ये 4 एडजस्टमेंट आपको सीखनी है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इन सबको अपनी नोटबुक में अपने हाथ से नोट कीजिए। सिर्फ देख करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आपको याद नहीं होगा। आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, मान लीजिए मेरी बात को, आप अपने हाथ से लिखेंगे तभी आपको याद होगा। तो पॉज करके इस सबको अभी तक नोट कीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके आगे देखिए। आई होप कि आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम इसका थोड़ा और पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट के आगे हमने पढ़ा कि हमारा अगर नेट निकालना हो तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। अब आप इसका उल्टा कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए ग्रॉस निकालना है तो क्या करेंगे आप नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कोई टेक्निकल या कोई इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट पे हम सीख रहे हैं। हमने अभी जो सीखा वो क्या था कि जब हम नेशनल निकालते हैं तो हम डोमेस्टिक में प्लस कर देते हैं NFIFA को। ठीक है जी, इतना आपको पता ही चल गया अभी तक देखते हुए। अब हम इसका रिवर्स आपको बता रहे हैं। अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो आप नेशनल में से माइनस करेंगे NFIFA को। अब आप कहेंगे सर ये तो सिंपल था, पहला वाला तो आसान था याद करने के लिए, हमको पता है, इतना तो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, इतना तो हम कर लेते हैं। लेकिन ना यहाँ पे बाबा कंफ्यूजन होती है कि ये NFIA कब प्लस करना है कब माइनस करना है। आपने दोनों बता दिया, अच्छा किया, लेकिन हम भूल जाएंगे इसको। क्या तरीका है इसका, एक आपको मैं ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसको याद करने के बाद आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, कभी एरर नहीं करेंगे। देखो शॉर्टकट है ये, केवल आप इतना याद कर लो, N इज इक्वल टू प्लस। अगर नेशनल निकालना है तो आपको NFIA प्लस करना है। इसका रिवर्स तो आपको पता ही है। अगर डी निकालना है तो क्या होगा, डी निकालना है तो माइनस करना होगा। अगर डी निकालना है तो NFIA को आपको माइनस करना होगा। तो आपको ये वाला याद नहीं करना, आपको केवल ये वाला याद करना है, N इक्वल टू प्लस। केवल छोटी सी बात, N इज इक्वल टू प्लस। अपनी नोटबुक में बड़ा बड़ा लिख लीजिए ऐसे, N इज इक्वल टू प्लस, ऐसे सर्कल कर लीजिए कि ये आपको याद करना है। याद हो गया, इसमें है क्या याद करने के लिए, बहुत छोटी बात है। तो नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में हम NFIA को प्लस करते हैं। इससे आपको ये चीज याद हो जाएगी, आपके बहुत काम आएगी। और देखिए थर्ड कंपोनेंट में कोई चेंज ही नहीं है, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हमको ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वेरी गुड। फोर्थ में हमने आपको अभी पढ़ाया, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो आप मार्केट प्राइस में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं। ठीक है, और इसका रिवर्स क्या हो गया, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आप फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे किसको, सेम चीज को, NIT को। तो ये जो हमने आपको बताया ना, ये सारा जो चार्ट हमने बनाया, इसको आप अपनी नोटबुक में अपने हाथ से जरूर बनाइए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये बनाने से आपको चीजों को याद करने में आपको हेल्प मिलेगी। और देखते हैं आगे। हमेशा आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये चीज निकालिए वो चीज निकालिए, तो उनमें से ज्यादातर जो पूछता है वो पूछता है कि नेशनल इनकम निकालिए, या कभी कभी पूछता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए। तो नेशनल इनकम पूछे तो इसमें आपको दो चीजें तो क्लियर है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स सेकंड वाले पोर्शन पे तो N है क्योंकि नेशनल लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो P है ही, पर ये इसके बारे में नहीं पता और इसके बारे में नहीं पता। फर्स्ट कंपोनेंट में अगर कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में तो आप हमेशा उसको N ही लिखेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये N ही है, नेट ही है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ तक तो हो गया। फोर्थ कंपोनेंट में अगर कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि क्या लिखना है, तो आप हमेशा उसको फैक्टर कॉस्ट ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम में जो हम लोग करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड कंपोनेंट में तो दिया ही हुआ है तो वहां पर वो डी आएगा, यहाँ पर थर्ड पे हमेशा पी आता ही है, और फोर्थ पर यहाँ पर ना FC ही आप मानेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया। और फर्स्ट वाले में हमेशा आप इसको नेट मानेंगे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब है, NDPFC। ये जो बात हुई ये मैंने आपको क्लैरिटी दी कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नोटेशन क्या होती है। अब जो इस ब्लू कलर के बॉक्स में हम आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं जो हमने आपको अभी भी बताया। इस देखिए यहाँ पर सेम बात हमने यहाँ पे जो बताई आपको ना, इधर इस बात को हमने अब एक बार और रिपीट कर दिया आपके लिए कि नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में
NFIA को सॉरी प्लस करते हैं, ये हमारा प्लस का साइन है। इसका मतलब जो हमने भी रूल सीखा था ना आपके लिए, एन इज इक्वल टू प्लस, वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, नेशनल इक्वल टू प्लस, ठीक है। और डोमेस्टिक इसका रिवर्स हो जाएगा, डी इज इक्वल टू माइनस। जब डोमेस्टिक निकालते हैं तो NFAI को हम लोग माइनस करते हैं, ये हमारा माइनस का साइन है। तो इस तरह से हमने सीखा यहाँ पर एक खास बात, उसी खास बात को ताकि आप फिर से ना भूल जाओ, मैं दोबारा एक बार और लिख रहा हूँ। ये जो शॉर्टकट है मेमोराइज करने का, ये एन इज इक्वल टू प्लस का साइन है, इसको आप याद कर लीजिए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये हुई हमारी अभी तक की क्लास, आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट 8 तरीके के हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं 8 को हमने ना यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है कि किस चीज़ में क्या एडजस्टमेंट करें कि जो हमको चाहिए वो निकल आए। मैं आपको ना कुछ इसमें तो सोल्व कर देता हूँ और कुछ आपको खुद करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देखो। पहले फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। GDP MP हमको निकालना है, हमको दिया क्या हुआ है GDP FC। तो GDP FC और GDP MP में क्या फर्क है, केवल MP का और FC का फर्क है। MP हमको चाहिए, FC गिवन है, फैक्टर कॉस्ट हमको गिवन है, तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, यानी कि हम प्लस करेंगे किसको, NIT को, तो हमारा निकल आएगा। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो गया हमारा काम एक में ही। एक और सोल्व करते हैं, एनी वन ऑफ दिस, लेट्स से F वाला देख लेते हैं। NNP FC हमें निकालना है, GDP MP हमें दिया हुआ है, बड़ा टेढ़ा है तो बहुत इसमें डिफरेंस है। तो हमने पहले क्या देखना है कि यहाँ पर N है, यहाँ पर G है, ये वाला फर्स्ट। तो नेट चाहिए अपने को, ग्रॉस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को। ठीक है जी। और देखिए यहाँ पर N है, यहाँ पर D है, हमको नेशनल निकालना है, तो नेशनल निकालने के लिए आपको बताया ना N इज इक्वल टू प्लस, तो हम प्लस कर देंगे किसको, NFIA को। और क्या फ़र्क है इसमें, यहाँ पर FC है, यहाँ पर MP है, MP दिया हुआ है, FC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी फिगर हमको दी हुई है, छोटी फिगर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT को। तो ये एक एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा GDP MP की हेल्प से NNP FC निकल आएगा। ठीक है। और ये वाला सोल्व कर लेते हैं, कोई भी एक उठा लीजिए, मान लीजिए L वाला हमने उठा लिया, यहाँ पे NDP MP इज इक्वल टू NNP MP। इसमें देखिए आपको एक ही डिफरेंस नजर आएगा, यहाँ पर D है और यहाँ पर N है। अब आपको D निकालना है और N दिया हुआ है, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया हुआ है, तो इसमें उस रूल का उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल नहीं, D निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें माइनस कर देंगे NFIA को। एक और पिक करते हैं, बाकी सब आप खुद सोल्व कीजिएगा। लेट्स से हमने P वाला पिक किया, हमने क्या देखा, NDP MP इक्वल टू GNP FC। इसको हमको चेक करना है कि कैसे निकलेगा। हमको नेट निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिशिएशन। ठीक है। और देखिए यहाँ पर है D और यहाँ पर है N, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमने वो शॉर्टकट याद किया था उसका अपोजिट लगेगा, बिकॉज हमको डोमेस्टिक निकालना है ना कि नेशनल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस NFIA को लिखेंगे। मैं इसको कभी तो लिखता हूँ NFIA, कभी लिखता हूँ NFIFA, वो एक ही बात है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक ही फुल फॉर्म है दोनों चीज़ों की, इसमें आपको डाउट करने का ज़रूरत नहीं है। और थर्ड है जो डिफरेंस है MP और FC का, फिक्स फैक्टर कॉस्ट हमको दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, प्लस कर देंगे इसमें NIT को, इस तरह से। तो ये जो बाकी के रहेंगे ना, ये सब आप खुद से सोल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इस क्लास के ओवर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए इन सभी को सोल्व कीजिए। इनका आंसर जो है हम आपको शेयर कर देंगे, या फिर आप अपनी इमेज को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए और हम चेक करके बता देंगे कि वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो भी आप निकालना चाहें, उसको निकालने के 3 मेथड होते हैं। पॉपुलर मेथड है, आपने ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं मालूम तो आज मालूम चल जाएगा आपको। पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों के बारे में क्या लिखा हुआ है हमने, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको इतना याद रह जाएगा। यहाँ पे जो इस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं कि 3 मेथड होते हैं, इसको हम लोग एक स्पेशल पर्पस से पढ़ा रहे हैं। क्या पर्पस से, ताकि आप जान जाएं कि इन तीनों मेथड्स का अलग अलग डिफॉल्ट आउटपुट क्या होता है। तो फर्स्ट वाले का यानी कि प्रोडक्ट मेथड का डिफॉल्ट आउटपुट जो होता है, और वो क्या होता है, किस लिए हम निकाल लें, आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफॉल्ट आउटपुट क्या होता है प्रोडक्ट मेथड का, हमेशा होता है GDP MP। इनकम मेथड का डिफॉल्ट आउटपुट क्या होता है, देख लेते हैं इसको भी, ये होता है हमारा NDPFC। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। एक्सपेंडिचर मेथड का डिफॉल्ट आउटपुट क्या होता है, ये होता है हमारा
GDPMP। यहाँ पर एक चीज आप नोट कीजिए, फर्स्ट मेथड में और थर्ड मेथड में बिल्कुल सेम है, दिस एंड दिस इज सेम। GDPMP दोनों में ही निकलता है, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, केवल इनकम मेथड में डिफरेंट है, जिसको हम लोग NDPFC बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड में निकलेगा तो क्या निकलेगा, GDPMP, इनकम मेथड में NDPFC, और एक्सपेंडिचर मेथड में GDPMP। ये भी आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए अलॉन्ग विद ये जो हमने आपको नाम बताए ना बहुत सारे, तो ऐसे तो आपको याद नहीं होंगे, लिखेंगे आप तो आपको याद हो जाएंगे, क्या पता ऐसा कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाए तो आप उसको अटेंड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई खास, क्या, कि एवरी कंट्री फर्स्ट कैलकुलेट्स इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम फर्स्ट, एंड देन इट मेक्स एडजस्टमेंट टू द सेम एंड फाइंड आउट द नेशनल इनकम। दुनिया का कोई भी कंट्री हो, सबसे पहले उसमें डोमेस्टिक इनकम निकाली जाती है और उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करके फिर वो अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डोमेस्टिक इनकम है। सबूत क्या है इसका, इसका क्या प्रूफ है जी, देखो ध्यान से, हमने तीन मेथड को पढ़ा अभी, और तीनों मेथड्स में क्या है यहाँ पे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक। देखो ना, ये क्या है हमारा डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक है और ये भी डोमेस्टिक है। तीनों में जो बाय डिफॉल्ट निकल के आता है वो डोमेस्टिक ही निकल के आता है। इस डोमेस्टिक में एडजस्टमेंट करके अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो एडजस्टमेंट्स करके ही नेशनल निकलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पहले नेशनल निकल जाए फिर हम डोमेस्टिक निकालें। इसलिए हर एक क्वेश्चन में जो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस ढंग से सोल्व करना है आपको, सबसे पहले हम लोग इन्हीं तीनों डिफॉल्ट वैल्यूज में से जो भी रिक्वायर्ड है, तीनों में से एक पहले वो निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालेंगे, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा मैं भी आपको, आप देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब मैं आपको बता रहा हूं वो स्पेशल बात कि पहले वाले मेथड में, दैट मीन्स प्रोडक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या चलेगा जो हमको याद रखना है। स्पेशल बात यहाँ पर बताने की ये है कि जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही सीखना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होगा पक्का। तो जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से चल रहा है आपको। देखिए, हमने आपको अभी बता चुके हैं कि प्रोडक्ट मेथड में बाय डिफॉल्ट GDPMP निकल के आता है, ओके। कैसे निकलता है जी ये, इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या, केवल तीन, ना दो ना चार, तीन चीजें होती हैं, क्या, फाइनल सेल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है जी। फाइनल सेल वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, पहली है डोमेस्टिक सेल और दूसरा है एक्सपोर्ट। क्वेश्चंस में क्या होता है कई बार कि डोमेस्टिक सेल भी दी हुई है और फाइनल सेल वैल्यू भी दी हुई है, तो जो ऊपर है ये तो है सीनियर वैल्यू, ये कौन सी है, ये जूनियर वैल्यू है। अगर हमको सीनियर वैल्यू मिल जाए क्वेश्चन में देखने को, तो अगर जूनियर दी भी हो तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो हमको चाहिए वो तो पहले से दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो हमको केवल सीनियर वैल्यू पे ध्यान देनी है, जूनियर वैल्यू पे ध्यान नहीं देती। अगर सीनियर वैल्यू नहीं दी हुई, केवल जूनियर वैल्यू दी हुई है, तो फिर हम देखेंगे क्या एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक सेल को और एक्सपोर्ट को, और नहीं दिया हुआ है तो उसको हम जीरो मान लेंगे, तब जाके हमारी फाइनल सेल वैल्यू निकल आएगी। खास बात बताने की यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही याद रखेंगे, फाइनल सेल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। और फाइनल सेल वैल्यू के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट वैल्यू। दो वैल्यू दी हुई हैं, अगर ऊपर भी दिया जो फाइनल सेल वैल्यू है वो भी दी हुई है और नीचे डोमेस्टिक सेल भी दी हुई है या एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो सीनियर वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे और जूनियर वैल्यूज को हम लोग हमेशा इग्नोर कर देंगे। अगर सीनियर वैल्यू नहीं दी हुई, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सीनियर वैल्यू नहीं दी हुई तो जूनियर वैल्यूज को हम लोग ऐड करके सीनियर वैल्यू निकाल लेंगे, करेक्ट। अच्छा, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वो सिंपल लिखा होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं मिलेगा। थर्ड, इंक्रीज इन स्टॉक, ये क्या होता है जी, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दोनों स्टॉक दिए होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ होता है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया होता है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दीजिए तो आपका इंक्रीज इन स्टॉक निकल आएगा। कई बार क्या दिया होता है क्वेश्चन में, लिखा होता है कि चेंज इन स्टॉक, वो प्लस की फिगर भी हो सकती है और माइनस की फिगर भी हो सकती है। प्लस की फिगर है तो अच्छा है, यहाँ पे भी प्लस ही है हमारे पास, और अगर चेंज इन स्टॉक को माइनस की फिगर देके बोल रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो आप उसको माइनस मान लोगे, तो यहाँ पे जो प्लस है इसकी जगह आप माइनस लगा दोगे। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट्स आएंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक जो हमने सीखा GDPMP कैसे निकालते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोडक्ट मेथड के अंदर, इसका एक और फार्मूला है, GDPMP का एक और फार्मूला है, वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसी फॉर्मूले को हमने शॉर्ट में लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट,
और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैथमेटिकली आप निकालोगे, आप खुद ही निकाल लोगे क्या कि ये फाइनल सेल वैल्यू में हमने इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड कर दिया तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। क्या लिखा हुआ है? फाइनल सेल वैल्यू प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, तो अगर इसको यूज करके निकालना है जीडीपीएमपी तो कैसे निकलेगा कि जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो आपको दो फार्मूले याद करने पक्का, ये वाला और ये वाला। ये जो हमने आपको बताया ये आपके समझने के लिए बताया, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि इन्हीं तीन चीजों को हमने दो चीजें इसमें से निकाल करके तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बना दिया और उसको यहाँ पे यूज करके अगेन वही फॉर्मूला लिख दिया, तो हमारा जीडीपीएमपी का एक और फॉर्मूला निकल आया। तो इन फॉर्मूलेस को आपको याद करना चाहिए। जो हमने टिक लगाया ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये 2 फॉर्मूलाज यू मस्ट ऑल्सो मेमोराइज। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जो बहुत सिंपल होता है। इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो है इनकम मेथड। देखिए, हाँ जी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनकम मेथड यानी कि सेकंड मेथड में जो आती है वो आती है एनडीपीएफसी। आपको हमने अभी बताया था इससे पहले वाले पॉइंट में। तो एनडीपीएफसी का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, आपको एज इट इज याद करना है बिना कुछ अपनी तरफ से छेड़खानी किए हुए। ये वाला देखिए, पहला क्या है पॉइंट? कंपनसेशन। ओके, फिर क्या इसमें ऐड करते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सरप्लस। देन क्या ऐड करते हैं? मिक्स्ड इनकम। केवल 3 बातें हैं इसमें भी, पहले वाले में भी 3 थी, इसमें भी 3 है। कॉम्पनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब कॉम्पनसेशन अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हमारा काम हो गया, सीधा पुट कर दो वैल्यू। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा होगा? 2 बातें लिखी होंगी। क्या क्या? देखिए, वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, है ना, ऐसे भी लिखा होगा, टू एम्प्लॉयज, ये लिखा होगा। और साथ में दिया होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ये दोनों चीजों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कंपनसेशन यहां पर निकल आएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कंपनसेशन भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूजन करते हैं ना, एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है आपको। तो आपको हमेशा जब देखना है कि जब मेरे पास सीनियर वैल्यू है तो मैं जूनियर वैल्यू से मुझे क्या करना, आप इसको इग्नोर कर दोगे, इसका कोई यूज नहीं करोगे। अगर सीनियर वैल्यू नहीं दी हुई तो फिर आप इन दोनों को ढूंढोगे और उन दोनों को आप ऐड करके उसके प्लेस पे फॉर्मूले में लिखोगे। कई बार क्या होता है कि इसकी बात ही नहीं करता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी इसकी बात ही नहीं करता, ये इसके बारे में साइलेंट रहता है और केवल इस फिगर को लिख देता है। तो आप ऐसा केस में मान लोगे कि जो ये वाला फिगर था ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये हमारा 0 है, इसलिए इसी फिगर को हम लोग कॉम्पनसेशन की जगह पर पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप नोट करेंगे धीरे धीरे कि जहां पर हमको सीनियर वैल्यू और जूनियर वैल्यू दी हुई है तो आपको केवल सीनियर वैल्यू ही कंसिडर करनी है, जूनियर वैल्यू को आपको इग्नोर करना है। नहीं दी हुई, अगर जूनियर वैल्यू नहीं दी हुई तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बता दिया। और देखिए सेकंड क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को। इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। ये तो क्या सीनियर वैल्यू, ओएस तो क्या हमारा सीनियर वैल्यू, जूनियर वैल्यू में क्या है? 4 चीजें आती हैं। क्या क्या देख लेते हैं। एक तो आता है इसके अंदर रेंट, दूसरा आता है इसके अंदर प्रॉफिट, थर्ड आता है इंटरेस्ट एंड फोर्थ आता है रॉयल्टी। जो मैं बता रहा हूं ना आपको, इससे अलावा कुछ नहीं है, केवल इतना ही याद करना है और इसमें जरा भी एक भी फिगर को भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो फिर गड़बड़ होगी, एक्स्ट्रा याद कर लिया तो भी गड़बड़ होगी। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको याद करना है, तभी क्वेश्चन ठीक निकलेगा। डरा नहीं रहा हूं आपको, थोड़ा सा मैं अलर्ट कर रहा हूं कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन सब बातों को आप अपनी नोटबुक में अपने हाथ से लिखिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। उसमें ना तो एक भी चीज कम करो और ना ही एक भी चीज कोई बढ़ाओ। ठीक है, प्रॉफिट जो हमने लिखा इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। क्या? देखिए, डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। इनको हम, एक और नाम है इसका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो आप देख लो ध्यान से कि अगर आपको सीनियर वैल्यू दी हुई है ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से तो क्वेश्चन स्टेटमेंट चीख चीख के मर जाए कि रेंट इतना है, प्रॉफिट इतना है, रिटेन अर्निंग्स इतनी है, आपको किसी पे ध्यान नहीं देना, सिंपल सीनियर वैल्यू को ही आपको ले लेना, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में मान लीजिए प्रॉफिट दी हुई है और इसके अलावा ये सब भी दिया हुआ है, डिविडेंड या फिर कॉर्पोरेट टैक्स या फिर रिटेन अर्निंग्स वगैरह, तो आपको ये सीनियर वैल्यू को मान करके इन सभी वैल्यूज को इग्नोर कर देना है। कहने का मतलब ये है जितना टॉप की फिगर, ये जो हायरार्की बनी ना, इसके 4 पार्ट फिर इसके 3 पार्ट्स, तो जो हायरार्की बनी इस हायरार्की में जितना टॉप का वैल्यू आपको मिल जाए वो आपके लिए अच्छा है, उससे फिर बॉटम की वैल्यू नहीं देखनी है आपको।
समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। जो मैं बार बार आपको सीनियर वैल्यू और जूनियर वैल्यू कहकर समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये है अगर सीनियर वैल्यू अवेलेबल है तो जूनियर वैल्यू को हमेशा इग्नोर ही करना है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको वैसे भी याद रहे। If senior value is given in the question statement, then ignore the relevant junior value। ये हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। आप इसको समझिए और नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, अपने हाथ से लिखोगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। और जो फॉर्मेट मैंने बनाए हैं, मैं बाबा कह रहा हूँ, इसमें ना तो आपको एक भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड करनी है और ना ही एक भी चीज़ को आपको भूलना है। एज इट इज चलना है आपको, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे एकदम से एक्यूरेट एक बार में, और बहुत आसानी से वो भी, ठीक है। हमने दो मेथड पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। दो मेथड हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी है थर्ड मेथड की, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जो कि हमारा थर्ड मेथड है, इसमें हमारी बाय डिफॉल्ट जीडीपी एमपी निकल के आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या होता है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन। आई को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। जी को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में? गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। ये तो हो गए इनके शॉर्ट में जो नाम है वो लिख दिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए सी की जगह पर लिखा होगा क्वेश्चन स्टेटमेंट में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ज्यादातर ये लिखा होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा होगा? शॉर्ट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होगा वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह पे क्या लिखा होगा क्वेश्चन स्टेटमेंट में ज्यादातर, वो भी देख लीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट का तो आपको पता ही है, आपको एक्सपोर्ट्स दिए होंगे क्वेश्चन में और आपको इंपोर्ट्स दिए होंगे, है ना। तो आप कैसे निकालोगे? आप एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर दोगे क्या? इंपोर्ट्स को, तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स आपके निकल आएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। कैसे? वो लिखेगा कि नेट इंपोर्ट्स इक्वल टू समथिंग समथिंग, इस तरह से बोल देगा। तो या फिर आपको एक चीज और बोल सकता है, क्या? आपको नेट एक्सपोर्ट ही दे सकता है, नेट एक्सपोर्ट्स समथिंग समथिंग, इस तरह से। तो ये कैसे भी पूछ सकता है आपको। आपको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो। हमको क्या चाहिए? हमको नेट एक्सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल सी बात है ये। हमको हमेशा अपने फॉर्मूले पे स्टिक करना है, इस फॉर्मूले से जरा भी हमको हिलना नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट, आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है उसमें ना ये तो हमेशा ठीक होते हैं, ये भी दिया होता है हमेशा, ये भी दिया होता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होता है, लेकिन जो सारा जो चक्कर घुमाते हैं एग्जामिनर, वो इसमें घुमाते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाले पॉइंट में। तो इसके तीन पार्ट होते हैं सीनियर जूनियर के हिसाब से, देखिए कौन कौन से। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे जो वर्ड आ गया ना, अब ये फिक्स्ड वाला वर्ड आ गया। इधर कहीं फिक्स्ड नहीं था, अब यहाँ पे फिक्स्ड आ गया। दैट मीन्स फिक्स्ड के अलावा भी कुछ होता है, जिसको ऐड करने के बाद फिर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल पाते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अब ये और क्या क्या चीजें हैं जो आनी है वो देखिए। इंक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्रीज। तो फिक्स्ड कैपिटल में जो हमारा एडिशन हुआ यहाँ पे आ गया ग्रॉस बेसिस पे, प्लस हमने किया यहाँ पे, प्लस किया हमने इंक्रीज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। जो कंट्री में नए हाउसेस बने हैं, अपार्टमेंट्स हो या इंडिपेंडेंट विलाज हो वगैरह वगैरह, जो नया रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, यहाँ पर इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। दैट मीन्स ये अगर सीनियर वैल्यू है तो ये तीनों क्या होगी हमारी? ये हमारी जूनियर वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मजे की बात कि एग्जाम्स में घुमाने के लिए आपको ना इस वाले लास्ट वाले पॉइंट का, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का भी दो जूनियर वैल्यूज होती है। कौन कौन सी? देखिए। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें अगर हम प्लस कर दें क्या? सिंपल सिंपल है, डेप्रिसिएशन को, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स हमने
नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो हमारा ग्रॉस बन गया, ये आपको पता ही है। ये चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ढंग से क्वेश्चन स्टेटमेंट में पुट की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और मिस्टेक्स करें। ये आपको समझना है। ये जो चार्ट है ना, पॉज करके इस चार्ट को अच्छे से बनाइए अपनी नोटबुक में अपने हाथ से, तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी। यहाँ पर जो मैंने एस लिखा है ना, इस एस का मतलब क्या है? सीनियर वैल्यू, और ये तीनों क्या है? जूनियर वैल्यू। अगर सीनियर वैल्यू हमको दी हुई है तो हमको जूनियर्स को इग्नोर कर देना है, और सीनियर नहीं दी हुई तो जूनियर्स को ऐड करके, जितने भी जूनियर्स दिए हुए हैं उन जूनियर्स वैल्यूज को ऐड करके हमको सीनियर वैल्यू निकाल लेनी है इस तरह से। अगर हमको मान लीजिए ये वाली सीनियर वैल्यू के अगेंस्ट है ना, जो ये वाली, इसको अगर हम सीनियर वैल्यू मान लें तो ये क्या होगी? दोनों, इसके लिए ये दोनों जूनियर वैल्यूज हो गई। अगर हमको यहाँ पर सीनियर वैल्यू दी हुई है, साथ में जूनियर भी दी हुई है, तो हमको जूनियर को इग्नोर कर देना है और हमको सीनियर वैल्यू को ही मानना है। हमारा जो ही करने का प्रोसेस है, जो पर्पज है, वो क्या है? यहाँ पहुंचना, कि हमको सी मालूम चल जाए, हमको आई मालूम चल जाए, हमको जी मालूम चल जाए, और हमको नेट एक्सपोर्ट की फिगर मालूम चल जाए, ठीक है, ताकि हम लोग जीडीपी एमपी निकाल सकें। अब आपको थोड़ा सा लगा होगा कि यार ये तो बड़े लंबे लंबे चार्ट हैं, बड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए, 3 मेथड का फॉर्मूला आपको बिल्कुल बिना किसी एरर के याद करना ही पड़ेगा, आपको इसमें कोई छूट नहीं देंगे हम। उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का। हम आपको 6 गोल्डन स्टेप्स बताएंगे इस तरह से। देखिए, ये है 6 गोल्डन स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करके आपका ए भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन से स्टेप्स हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी, आप उसको बिना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पहले आप स्टेप्स फॉलो कीजिए। क्या? नंबर 1, आपको क्या लिखना है? रुपीज इन करोड़। ये फिगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी होती है। कई बार रुपीज इन लैक्स होता है तो वो आप लिखेंगे, रुपीज इन करोड़ दिया हुआ है तो वो ऐसे लिखेंगे, रुपीज इन अरब दिया हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में वही आप लिखेंगे, ठीक है। फिर हमको ढूंढना पड़ता है कि व्हाट टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड करना है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछा है, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है आप हमको बताइए नेशनल इनकम कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे जी NNPFC होगी, ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। या कुछ भी पूछे तो आपको यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना है ये वाली बात को, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको देखना है थर्ड स्टेप पे, 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप देखिए कि कौन सा मेथड लगाएं। तो मेथड आपको तीनों में से कौन सा मेथड लगाएं, इसका हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी मेथड आया आप यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या? प्रोडक्ट मेथड। इसके अंदर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या आता है वो नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट आउटपुट ऑफ स्टेप 3, स्टेप 3 का जो डिफॉल्ट आउटपुट है वो क्या आएगा? मान लीजिए प्रोडक्ट मेथड है तो क्या आएगा उसमें? आप लिखेंगे यहाँ पे GDP-MP, या जो भी आ रहा है NDP-FC या GDP-MP, दो ही होते हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप GDP-MP को, यानी कि जो फोर्थ वाले स्टेप का जो आपने निकाला है यहाँ पर, इसको आप सोल्व करेंगे पूरा फॉर्मूला लगा करके जो अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद फिर जो पूछा है ना आपसे, ये व्हाट टू फाइंड क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि आपको क्या निकालना है, NNPFC निकालना है, तो फिर हम लोग इस GDP-MP जो आपने यहाँ पे काउंट किया था, इसके बेसिस पे हम लोग जो NNPFC है या जो भी आपसे पूछा है उसको हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए आप इस वाले स्टेप्स के बारे में कोई भी टेंशन ना लें, ये जो स्टेप्स हैं बहुत आसान हैं। जब मैं इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा अगली क्लासेस में तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा आपको। अभी के लिए आपको केवल एक काम करना है, सिर्फ आपको ये जो अभी तक मैंने पढ़ा है ना, इसको आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए। साथ में आपको नोट्स भी बनाने चाहिए। अगर आपने नोट्स बना करके ये सारे जो फॉर्मेट्स हैं ना, ये वाले फॉर्मेट्स, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड का ये वाला था, या इससे पहले हमने इनकम के मेथड का ये वाला पढ़ा, हमने इससे पहले हमने प्रोडक्ट मेथड का पढ़ा, ये 3 फॉर्मूलाज के जो फॉर्मेट्स है ये आपको याद होने चाहिए वर्ड टू वर्ड। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। तो ये थी हमारी पहली क्लास जिसमें हमने आपको थोड़ा टाइम तो लिया, थोड़ा लेंदी क्लास था, लेकिन आपको हमने पूरी क्लैरिटी दे दी कि हमको आने वाले क्लासेस में, या आपके जब तक आप इस क्लास में 12th क्लास में हैं, तो नेशनल इनकम के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। आप अपना क्वेश्चन एक बार में बिल्कुल करेक्ट निकालें, बिना मिस्टेक किए, बिना रिव्यू की जरूरत पड़े। तो ऐसे ही हम सिखाएंगे आपको आने वाली क्लासेस में। जो अगली क्लासेस होंगी 9 क्लासेस, बहुत छोटी छोटी क्लासेस होंगी। हम एक क्लास में एक तरह का क्वेश्चन सोल्व करके एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इस जो अब तक हमने सीखा है इसके बेसिस पे पहले क्वेश्चन के साथ।
तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं यूट्यूब पर कम आती हैं। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको फैलाइए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय।